गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम इस क्लास में बात करेंगे बैंकिंग लेकर। ये बैंकिंग का हमारा फर्स्ट यानी पहला क्लास है, जिसमें हम बैंकिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे कि बैंक होता क्या है, कितने टाइप का फाइनेंशियल लिबर्टी है, बैंक कितने टाइप का है, ये सारा चीज़ आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट है हमारे टॉपिक का नाम आज बैंकिंग। तो बैंकिंग जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज बैंक। बैंक है क्या, बताइए बैंक क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन ग्रांट करता है। क्या बोला मैंने? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन ग्रांट करता है, यानी आपका डिपॉजिट रखना और लोन देना, ये काम मेनली बैंक का है। इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है, और भी बहुत सारे काम बैंक करते हैं, जैसे आपका गारंटी देने का काम करते हैं, आपका ट्रस्टी के रूप में काम करता है, आपका वैल्यूएबल सामान का कस्टोडियन बनते हैं। ये सब जो काम वो करता है, ये सारा अदर फंक्शंस में आता है। इसके अलावा बैंक फाइनेंशियल हेल्प भी करता है। किसी को किसी बिजनेस के बारे में अपना राय चाहिए, उसमें भी हेल्प करने का काम, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो भी उसमें बैंक भी हेल्प करता है। चलिए वो सब हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज बैंक। बैंक is a financial institution who accept deposit and grant loan, है कि नहीं? तो ये एक बैंक है मान लो, ठीक है, चाहे ABC बैंक कुछ भी हो। बैंक एक पर्सन के पास से तो मनी ले रहा है एज डिपॉजिट। जिस पास पर्सन के पास से डिपॉजिट ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिपॉजिटर। क्या बोलते हैं? डिपॉजिटर, जो डिपॉजिट रख रहा है। दूसरे पर्सन को वही मनी वो एज क्रेडिट या लोन के रूप में दे रहा है। क्रेडिट और लोन के रूप में दे रहा है। किसको दे रहा है? जो लोन लेना चाहता है, लेंडर, ठीक है। तो एक जने के पास से बैंक मनी एज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, जिसको जरूरत है उसको लोन के रूप में देने का काम कर रहा है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बैंक बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसमें बैंक का क्या फायदा? एक तरफ से बैंक ने लोन के डिपॉजिट के रूप में पैसा रख लिया और लोन के रूप में वही पैसा दे दिया, तो बैंक का क्या फायदा है? बिल्कुल बैंक का फायदा है। बैंक का फायदा है तभी बैंकिंग ऑपरेशन जिंदा है या बैंकिंग ऑपरेशन काम कर रहा है। अगर फायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, कोई काम क्यों करता, है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं क्या फायदा है। जब बैंक डिपॉजिटर के पास से मनी ले रहा है तो बदले में डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहा है 8% के हिसाब से, मान लो, है। और जब लोन दिया था लेंडर को, लेंडर के पास से इंटरेस्ट ले रहा है कितना? इंटरेस्ट ले रहा है एट द रेट ऑफ 12%। आप बताओ फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल आपको दिख गया होगा, जिनसे मैंने पैसा लिया उनको मैं इंटरेस्ट चुका रहा हूं 8% के हिसाब से, और जिनको मैंने लेंड किया था यानी लोन दिया था उनसे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं 12% का हिसाब से। यानी बीच में फायदा कितने का हो गया? 4%, है कि नहीं? ये 12 माइनस 8, ये जो बीच का 4% है इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड प्रॉफिट। बैंक इसी के लिए मेनली काम करता है, इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड प्रॉफिट या बैंक का फायदा। बैंक का ये फायदा होता है, इसीलिए बैंकिंग ऑपरेशन काम करते हैं। अब आप सोचो ना, बैंक में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका सैलरी, जहां पर बैंकिंग ऑपरेशन है वहां का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कहां से चुकाया जाएगा?
ये सब तो यही से चुकाया जाएगा ना, जो आपका स्प्रेड प्रॉफिट बच रहा है। तो यही स्प्रेड प्रॉफिट लेके बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इसीलिए बैंक दोनों के बीच में बैलेंस हमेशा बना के चलता है। इसके अलावा बैंक का और भी बहुत सारा एक्टिविटीज है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी बस मेन एक्टिविटी मैंने आपको बताने की कोशिश किया। क्या बताने की कोशिश किया कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, डिपॉजिटर के पास से मनी एज डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लेंडर को वही मनी एज लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, और बीच में बैंक क्या करते हैं, इंटरेस्ट का फायदा लेते हैं। कैसे, मैंने बताया, लेंडर से इंटरेस्ट ले रहा है वो 12% के हिसाब से, वही डिपॉजिटर को वो दे रहा है 8% के हिसाब से, तो बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, 4%। इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड प्रॉफिट। बैंक इसी स्प्रेड प्रॉफिट के लिए काम करता है। चलिए, ग्राफिकली आप समझ में आ गया होगा। थ्योरेटिकली मैं समझा था तो बहुत बड़ी बात हो जाता, बट ग्राफिकली आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है किसी को, बताइए। आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिया में फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन है। इसको इरेज करें। फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया। इंडिया में मेनली 3 फाइनेंशियल रेगुलेटर है। एक का नाम तो आपको हमेशा ही पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकर्स बैंक अगर बोला जाए तो वो कौन है, आरबीआई। मतलब बैंकों का पिताजी अगर पूछा जाए तो कौन है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सारे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे इन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, उन्हीं को हम बोलते हैं बैंक। जिनके अंडर, मतलब जिनके अंडर ये काम करते हैं वो है आरबीआई। मतलब बाकी बैंक जो है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो शेड्यूल्ड हो, चाहे नॉन शेड्यूल्ड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, वो किसके गाइडलाइन के अंदर काम करता है, आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर काम करता है। बिना आरबीआई गाइडलाइन में कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम ही नहीं कर सकता। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नॉर्मली हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए है। किसके लिए है बोला मैंने, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को हैंडल करने का काम किसका होता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। मेनली आरबीआई का जो काम होता है, आरबीआई बैंकर्स बैंक के रूप में काम करता है, साथ में मनी कंट्रोल, मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई, क्या बोला मैंने, मनी कंट्रोल, मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई, ये सारा काम कौन करता है, आरबीआई करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक के रूप में, मतलब गवर्नमेंट का बैंक के रूप में भी काम करने का काम कौन करता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सेबी। आपने नाम सुने होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी बोर्ड, जो आपका मेनली जो है वो कैपिटल मार्केट के लिए काम करता है। शेयर मार्केट आपने सुने होंगे, शेयर डिबेंचर नाम सुना है ना, तो शेयर डिबेंचर को हैंडल करने का काम इसी बोर्ड, PIC रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा होता है, जिसका नाम है सेबी। बिना सेबी के परमिशन या बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेच ही नहीं सकता। ठीक है ना, जैसे कोई बैंक आरबीआई के परमिशन बिना बैंक एक्टिविटी नहीं कर सकता, सेम बिना कोई सेबी के परमिशन कोई कंपनी मार्केट में शेयर बेचने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, ये कैपिटल मार्केट के लिए होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैं लिख दूं, यही पर लिख देते हैं। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो किसके लिए बोला मैंने, कैपिटल मार्केट। ओके, तो आपने देख लिया सेबी। तीसरा आपका जो
इंश्योरेंस कंपनी आपने सुने होंगे जो इंश्योर करने का काम करता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस देता है, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस देता है, चाहे आपका बाइक का इंश्योरेंस करवाता है, चाहे आपका कार का इंश्योरेंस करवाता है, कोई भी वो भी एक पर्टिकुलर बोर्ड के द्वारा ही रेगुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं IRDA। क्या बोलते हैं? IRDA। IRDA आपका इंश्योरेंस को रेगुलेट करने का काम करता है, जिसको हम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये किसके लिए होता है? मेनली इंश्योरेंस के लिए होता है, यानी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने बोला इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो मेनली इन तीनों के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है, पूरा फाइनेंशियल मार्केट को। कैसे? अगर बैंकिंग फाइनेंशियल की बात करो तो आप रेगुलेट करने का काम कौन करता है, यानी उनको संभालने का काम कौन करता है? RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही जगह पर जब सिक्योरिटी सेल परचेज की बात करो, मतलब शेयर डिवेंचर इन सबको सेल परचेज की बात करो, तो उनको हैंडल करने का काम कौन करता है? सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके रजिस्ट्रेशन के बिना आप इंडिया में कोई शेयर या डिवेंचर सेल परचेज आप नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, परचेज आप कर सकते हैं। चलिए परचेज कहाँ से करेंगे? पहले तो आपको मतलब डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए बैंक का, बैंक का मतलब सेबी का, ठीक है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपका क्या करता है? कैपिटल मार्केट को संभालने का काम करता है। इंश्योरेंस कंपनी जो होता है उनको रेगुलेट करने के लिए उनका अलग से एक बोर्ड है, जिसको हम बोलते हैं IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने का काम करता है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार, ओके, इरेज करें। अब हमारा तो मेनली बैंकिंग सेक्टर को लेकर आज बात करना है, इनको लेकर मुझे बात नहीं करना, तो हम जाएंगे सीधा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। इसको इरेज कर दें। RBI जिनको बैंकर्स बैंक या गवर्नमेंट बैंक के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? जितना भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डायरेक्टली इनके गाइडलाइन के अंडर ही काम करता है इंडिया के अंदर। मतलब कोई भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंडिया के अंदर काम करना है तो उनको इनका RBI का गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में। इसके फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस में आया था, यह एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद 1949 में RBI को नेशनलाइज्ड कर दिया गया, यानी बैंकर्स बैंक के रूप में काम करने के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया। इसके बाद 1969 में एक बात और लेंगे, इसी दौरान इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टैब्लिश हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसको आप आज के टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, किसके नाम से जानते हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। ये 1955 में नेशनलाइज्ड हुआ और पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा ब्रांचेस की बात करें तो इन्हीं का ही सबसे ज्यादा है। वैसे बात तो ये है कि अगर मैं बात करूं पूरा बैंकिंग सिस्टम का, पूरा बैंकिंग सिस्टम में 75% यानी 75% बैंकिंग जो सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशंस है वो नॉर्मली कौन से सेक्टर का है? पब्लिक सेक्टर का है, यानी गवर्नमेंट बैंक है।
उस गवर्नमेंट बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो है वो किसका है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले क्या नाम से आया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका नाम आप क्या बोलते जानते हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी नेशनलाइज्ड हुआ था कब? 1955 में। फिर इसके बाद इन द ईयर 1969 और 16 बैंक को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज मतलब ऑल ओवर इंडिया के लेवल में वो काम कर सकता है ना। उसके कितने 1969 के अंदर और 16 बैंक को जोड़ लिया गया, मतलब 1969 में नेशनलाइज्ड बैंक का संख्या कितना था? 16 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद 19 में इसके बाद ये जब 16 हुआ, उसके बाद 1980 1980s में मोर और 6 बैंक और जुड़ गया नेशनलाइज्ड बैंक के काउंटिंग में। तो क्या हो गया? बैंकिंग सेक्टर इंडिया में धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और आज के टाइम में बात करूं तो आज कमर्शियल बैंक भी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, पेमेंट बैंक भी है एंड कोऑपरेटिव बैंक भी है, जो आपको बैंकिंग सेक्टर को तंदुरुस्त कर रखा है, या हर एक सेक्टर को हर एक जगह विलेज लेवल तक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। वो हम धीरे धीरे आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे जो बात किया वो किसको लेके बात किया? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने इसके बारे में सुन ही रखे होंगे। इसको बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सारे बैंकों का बैंक होता है, मतलब बाकी सब बैंक को कंट्रोल करने का काम किनका होता है? आरबीआई का होता है। कोई भी बैंक अगर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उसको किसका गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा? आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए इनको बैंकर्स बैंक के रूप में जाना जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से रजिस्टर्ड हुआ था, यानी ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, जिस फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से आरबीआई एक्ट का रजिस्टर्ड हुआ है। और बाकी जो बैंक है वो आरबीआई एक्ट के इसी एक्ट के सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से रजिस्टर्ड होता है, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको? जिनको हम बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक या शेड्यूल बैंक भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं होता उनको हम बोलते हैं अनशेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या अनशेड्यूल्ड बैंक। नॉर्मली कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ये सब अनशेड्यूल्ड बैंक में भी आते हैं, बहुत सारे जो कोऑपरेटिव्स है। हाँ, जो कोऑपरेटिव बैंक नेशनलाइज्ड भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक और नेशनलाइज्ड बोल रहा हूँ। कोऑपरेटिव बैंक आपका नॉर्मली शेड्यूल भी हो सकता है और कोऑपरेटिव बैंक आपका नॉन शेड्यूल भी हो सकता है, यानी अनशेड्यूल्ड भी हो सकता है, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे, इसके बाद जब हम इसका कैटेगरी लेके बात करेंगे। बस अभी इतना सुन के रखो कि आरबीआई एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब रजिस्टर्ड हुआ था तब इन द ईयर 1934। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। इसके बाद सबसे बड़ा जो इंडिया का कमर्शियल बैंक है उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, जिसको हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जानते थे। आप इसको जानते हैं किसके नाम से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है ना। फिर 1969 तक 16 नेशनलाइज्ड बैंक रजिस्टर्ड हो चुका था एंड 1980s तक और 6 बैंक और जुड़ गया नेशनलाइज्ड बैंक के काउंटिंग में, ठीक है। तो ये था मेरा बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। अगर बात करूं तो इंडिया में बैंकिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करूं तो ये बैंकिंग हिस्ट्री है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद हम बैंक का टाइप लेके आपको बात करते हैं। इसको इरेज करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं एक बार दोबारा बता दूं। मैंने बात किया, मैंने बोला इंडिया में फाइनेंशियल रेगुलेटरी 3 है। एक तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा आपका कौन सा था? आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी। नॉर्मली आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग सेक्टर के लिए काम करता है। सेबी किसके लिए काम करता है? कैपिटल मार्केट के लिए। और आपका तीसरा जो मैंने बताया था इंश्योरेंस, आईआरडीए, जो इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। इसमें से हमें किसको देखना था? बैंकिंग सेक्टर को। तो बैंकिंग सेक्टर को संभालने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये आपने पहले ही सुन लिए थे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक के रूप में काम करते हैं। रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के हिसाब से रजिस्टर्ड हुआ था, इसके फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से। इसके बाद जितना भी बैंक है वो सेकंड शेड्यूल के हिसाब से रजिस्टर्ड है। अगर वो शेड्यूल्ड बैंक होता है तो, अगर वो अनशेड्यूल्ड है तो सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड नहीं है, ये बात है। बट हाँ, फिर भी उनको आरबीआई का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा। बिना आरबीआई गाइडलाइन फॉलो करे वो अपना बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकता, ये मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955
1955 में नेशनलाइज्ड हुआ, उनका नाम हो गया था इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद 1969 में 16 और बैंक नेशनलाइज्ड हुआ था। इसके बाद 1980s में 6 बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक के रजिस्टर में जुड़ गया था। ये मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसको इरेज कर दें अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो। आरबीआई को आप बोल सकते हो इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, वो आपका आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो मैनेज किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। हो गया, जिसका गवर्नर, एक बात और बताओ, एट प्रेजेंट जो आपका गवर्नर है आरबीआई का वो कौन है, पहले ये बताओ, तब तक मैं आपको बाकी चीजें बताता हूं। गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो असिस्ट किया जाता है, who is assist by, ढूंढ के मिला या नहीं मिला, फिर अभी भी नहीं मिला तो फिर तो बहुत बेकार हाल तुम लोग, है ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असिस्ट बाय 3 डेप्टी गवर्नर। ओके, तो बिल्कुल सही, शक्तिकांत दास जी, है ना, जो आपका प्रेजेंट आरबीआई का चीफ है ना। तो मैंने आपको क्या दिखाया, आरबीआई जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो मैनेज किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिनका हेड होता है गवर्नर, जिनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जाता है। ये गवर्नर को असिस्ट करने के लिए 3 डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं। इनका जो हेड ऑफिस है वो भी मैं लिख दूं, सिचुएटेड एट मुंबई। इनका हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में। इसके अलावा इनका 6 ब्रांच ऑफिसेस भी है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हो गया, हो गया, लिख लिए, कानपुर, नागपुर, और छठा हमारा बेंगलुरु, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखा आप एक बार देख लीजिए। मैंने बोला कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंकर्स बैंक के रूप में जाने जाते हैं, जो मैनेज होता है किसके द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इनका मेन काम जो है वो मनी कंट्रोल, मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई, ये करने का काम किसका होता है, ये आपका आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ये बाकी बैंक्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जितना भी बाकी सारे बैंक है, चाहे वो शेड्यूल्ड हो चाहे वो अनशेड्यूल्ड हो, उन सबको इन आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर काम करना पड़ता है। बिना आरबीआई गाइडलाइन वो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला ही नहीं सकते, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। अब ये मैंने क्या बताया कि मैनेज होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो इनको मैनेज करने के काम करते हैं। मतलब कोई भी अपने हिसाब से कंडीशन यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता।
जो बोर्ड में मीटिंग में बताया जाएगा या बोला जाएगा, जो डिसीजन लिया जाएगा वही काम करेगा, किसी एक का इंडिविजुअल सोच यहाँ पर काम नहीं करता। नेक्स्ट, गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। जो आपका गवर्नर है वो इसका मेन प्रधान के रूप में काम करते हैं। जो असिस्ट होता है 3, यानी जिनको असिस्ट करते हैं 3 डेप्यूटी गवर्नर। इनका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई है। इसके अलावा मैंने लिखा इसका जो 6 ब्रांचेस ऑफिस है वो कहाँ पर है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, नागपुर एंड बैंगलोर। ये आपको मैंने यहाँ तक कर दिया। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो देख लो एक बार, आपको रिक्वेस्ट कर लिख लो तो हो गया। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बैंक लेकर। किसको लेकर बात करने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बैंक। इसको इरेज कर देना। अच्छा, अभी यहाँ पर जो मैं बात करूंगा वो कमर्शियल बैंक के लेकर बात करूंगा। किसको लेके, कमर्शियल बैंक को लेके। एक देखो, बैंकिंग सेक्टर को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, तो आरबीआई, एक कमर्शियल बैंक। आरबीआई बैंक का काम क्या है, मनी कंट्रोल, मनी सप्लाई, मनी पॉलिसी। बट बाकी जो ये आप खाता खोलने का फैसिलिटी, अकाउंट खोलने का फैसिलिटी, डिपॉजिट रखने का फैसिलिटी, लोन का फैसिलिटी, बाकी जो आपका शेयर बेचने का फैसिलिटी या फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट करने का फैसिलिटी, ये सब बाकी सारे ये कमर्शियल बैंक करते हैं। तो मैं जो डिवाइडेशन बोल रहा हूँ वो कमर्शियल बैंक के हिसाब से बोल रहा हूँ, है ना। तो मेनली अगर बात करें तो बैंक 2 टाइप का मैंने आपको बताया। एक तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा बाकी कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये भी 2 टाइप का होता है। क्या, एक तो शेड्यूल्ड, एक अनशेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसको बोलेंगे, जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से, यानी आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से रजिस्टर्ड है, उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और जो आरबीआई में सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, अनशेड्यूल्ड बैंक। नॉर्मली क्या आप जानते हो शेड्यूल्ड और नॉन अनशेड्यूल्ड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मेनली हमने देखा क्या, एक तो आरबीआई, एक बाकी अदर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को 2 टाइप में डिवाइड किया, एक तो शेड्यूल्ड, एक अनशेड्यूल्ड। अब शेड्यूल्ड बैंक का भी डिवाइडेशन होता है, कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक। क्या बोला मैंने, कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक। इसके अलावा बाकी और भी हम देखेंगे, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। अपने नाम सुने होंगे आजकल, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस वगैरह आ रहा है ना, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा पेमेंट बैंक, एंड चौथा जो है वो है कोऑपरेटिव बैंक। क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। अब कमर्शियल बैंक की बात करें तो एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। दूसरा प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक। प्राइवेट सेक्टर ही लिखता हूं ना, बाकी आप लिख लीजिएगा नीचे के कमर्शियल बैंक है ना। इसके अलावा फॉरेन बैंक, जो फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं उसको हम फॉरेन बैंक बोलते हैं। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक और एक्सचेंज बैंक बोल सकते हैं। या तो आप इसको लिख के रख लीजिए, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक फॉरेन बैंक, एक आरआरबी। ठीक है, कोऑपरेटिव में भी 2 तरीके का होता है, अर्बन कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव। ये मेनली बैंक का टाइप होता है। ठीक है,
और एक हम एक्टिविटी के ऊपर बेस करके डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, एक्सचेंज बैंक हो गया, आपका इंडस्ट्रियल बैंक हो गया, और तीसरा चौथा आपका एग्रीकल्चरल बैंक हो गया। ऐसे भी डिवाइडेशन होता है, वो आपका एक्टिविटी के ऊपर बेस करके लोग डिवाइडेशन करते हैं। बट मेनली हम जो डिवाइडेशन देखते हैं वो यही है, एक तो आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को दो टाइप में डिवाइड किया, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक अनशेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को हमने डिवाइडेशन किए फर्दर कैसे, कमर्शियल, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को फिर फर्दर डिवाइडेशन किया गया, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड आरआरबीसी। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक जो है इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक अर्बन कोऑपरेटिव, एक स्टेट कोऑपरेटिव। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तो पहले भी चालू था, बट ये पेमेंट बैंक जो है ये आरबीआई का नया सेगमेंट है, हर एक सेक्टर को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसको हम पेमेंट बैंक से नाम से, पेमेंट बैंक के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बैंकिंग में बैंक्स के टाइप। कल हम एक एक टाइप्स को लेके आपको डिफाइन करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अगर इसमें कोई क्वेरी या डाउट है आप लोगों का, तो आप लोग इसमें डाउट सेशन में इसको जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए